हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड, जिसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है। इसमें से जो डिलीटेड पोर्शन है वो हम नहीं करेंगे, और जो अभी आपके 2023 में जो एग्ज़ाम यानी कि मार्च या फरवरी में जो अभी एग्ज़ाम होने हैं वो सिलेबस आपका इसमें अभी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो देखिएगा, कंप्लीट चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है उसमें आपके टॉपिक वाइज और जो चैप्टर इसमें आने हैं और जो टॉपिक्स आने हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशंस आपको दी जाती हैं जिनको एक दूसरे के साथ डिफरेंस मेथड से क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो मेथड रहेगा वो रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद फिर हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इस एक्सरसाइज में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रिड्यूसिंग द लीनियर इक्वेशन मेथड, ये जो मेथड्स हैं वो क्या है, डिलीटेड हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको इनकी कुछ कंडीशंस हैं, अब वो हमें समझनी होंगी। तो इसमें कंडीशन क्या लगती है कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें इनको कंपेयर करना पड़ता है एक रेशो से, जिसमें आपका रेशो रहेगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन में c2। इन रेशो से हमें क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। और जो कंपैरिजन आता है उसको इस सबसे पहले तो ये चैप्टर किस पे डिपेंड है वो भी देखिएगा, यानी कि इसमें ग्राफिकल मेथड है वो डिलीट कर दिया, बट हम देख के चलें तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो किसी भी ग्राफ में जब सॉल्यूशन आता है तो वहां पर आपको दो लाइनें एक दूसरे को काटती हुई नजर आती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा वो किस किस कंडीशंस में आपकी ये जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगी, किस कंडीशन में लाइन जो हो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई चलेंगी, वो हम इसमें समझेंगे। तो देखिएगा, आपके पास पहली जो कंडीशंस है कि अभी देखिएगा हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, जो लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनकी जर्नल फॉर्म है। यानी कि पहली इक्वेशन यहाँ पर a1 b1 c1 ये सभी क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, और x और y यहाँ पर क्या ऐड किए हुए हैं, वेरिएबल किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 रहती है आपकी, और ये इक्वेशन 2 रहती है, और इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो देखिएगा इसी कंडीशंस के बिहाफ पे हम अगले जो टॉपिक्स है उसको करते हैं। देखिएगा, इफ a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, यानी कि जो अभी हमने पीछे जो इक्वेशंस देखी थी इसमें अगर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 अगर नॉट इक्वल रहते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी आती है जो, जैसे कि एग्जांपल के लिए a1 अपॉन में a2 हो जाता है 1 अपॉन में 2, और b1 अपॉन में b2 हो जाता है 3/4, तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशंस में इसकी जो लाइन है यानी कि जो ग्राफ बनेगा, तो वो क्या करेंगी, लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। इस कंडीशन में इफ a1 अपॉन में a2 और नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। और अगर एक बात बताइएगा, अगर जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही जगह पे कर रही है ना, तो उसका जो सॉल्यूशन है अगर बात करें तो वो भी क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि लाइन की बात हो चुकी, यहाँ पर लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और कई बार उस इक्वेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि वो जो इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन जिससे हमने a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 उठाए हैं, वो उसका नेचर कैसा होगा, तो उसके नेचर के बारे में पूछते हैं। तो वो जो इनका नेचर है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। यानी कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो अगर आपसे इक्वेशन के बारे में पूछे तो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, सॉल्यूशन के बारे में पूछे तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। और अगर आपसे पूछे कि वो लाइनें क्या करेंगी, तो आपका एक ही आंसर रहेगा कि उसमें लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड, अगर एक और कंडीशन अगर यहाँ पर रेज होती है कि अगर a1 अपॉन a2, अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल हो जाता है b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यानी कि जो थर्ड कंडीशन है इक्वेशंस की, यानी कि यहाँ पर a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 है, इसमें से ये दो कंडीशंस तो ऐसी हैं जिसमें ये दोनों क्या हो जा रही हैं,
इक्वल हो जा रही हैं, लेकिन क्या है ना कि जो C1 अपॉन में C2 है वो आपका क्या नहीं हो रहा, इक्वल नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या रहेगा कि वो लाइनें क्या कर रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। ओके, उसके बाद अगर लाइंस के बारे में पूछ ले तो आपका आंसर रहेगा पैरेलल लाइन, और अगर इसमें सॉल्यूशन के बारे में पूछे तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब लाइनें ही पैरेलल चल रही हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं देंगी। और अगर आप इसके इक्वेशन के नेचर के बारे में अगर बात करें तो वो रहेगी आपकी इनकंसिस्टेंट। क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन का नेचर, यानी कि एक ही क्वेश्चन से या एक ही कंडीशन से आपके 3 क्वेश्चन दे सकता है। ये भी पूछ सकता है कि कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द इक्वेशन। तो नेचर ऑफ द इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्या है कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल रहती है b1 अपॉन में b2 और इक्वल रहता है c1 अपॉन में c2, यानी कि जब ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हो तो फिर क्या होगा, लाइन क्या करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हुई चलेगी। जैसे मान लीजिए ये लाइन है और इसी के ऊपर क्या है, दूसरी लाइन आपका ओवरलैप रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये इसके ऊपर ही एक और लाइन, तो ये हो गया आपका लाइन कॉन्सेप्ट। और इस केस में क्या है, आपके सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो वहां मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, मैनी सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके क्या आगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे, क्योंकि लाइन ऊपर ही चल रही है तो हर पॉइंट पे इसका क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। और अगर इसके कंसिस्टेंटी की अगर बात की जाए, यानी कि ये इसका जो नेचर है इक्वेशन का, तो उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो ये आपकी 3 कंडीशन रहेंगी इस कंप्लीट चैप्टर में। और इस कंप्लीट चैप्टर में सबसे पहले हम जब किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम ये क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कंपेयर करेंगे, और अगर वो कंसिस्टेंट है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन दे रही है वो इक्वेशन, तो ही हम उसको आगे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इन दोनों केस में, यानी कि इस केस में तो सोल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसमें हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, देन लाइन पैरेलल एंड गिवन नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो वहीं पर हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, मतलब स्टॉप कर देंगे, उससे आगे हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। और अगर इस केस में है तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कई बार हम इसमें भी क्या है, सॉल्यूशन निकाल के दिखाते हैं, बट वहां पर क्या है, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन, उसके डिफरेंट सॉल्यूशन है हो सकते हैं। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपका, on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon में c2, find out whether the line representing the following pair of the linear equation intersect at a point are parallel or coincident। यानी कि सबसे पहले आपको ये पूछा गया है कि आपको जो रेशो दिए हुए हैं उन रेशो से आप कंपेयर कीजिएगा और फिर बताइएगा कि जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल करेगी या कॉन्सिडेंट करेंगी इसकी लाइन। तो देखिएगा सबसे पहले कंपेयरिंग द रेशो, तो आप इसको किससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन a2 b2, तो आपके पास क्या बचता है, a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू रहेगी आपके पास 5 और यहाँ पर 7। क्या ये इक्वल है, b1 की वैल्यू कितनी है -4 और डिवाइड में क्या है 6 है। देखिएगा a1 अपॉन में a2 क्या इक्वल है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इस कंडीशन में क्या था, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पर लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इंटरसेक्ट, लाइन्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इंटरसेक्ट। यही पूछा था कि उसकी लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट।
अब हमने इसको थर्ड रेशो के साथ कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्या हो चुका है, A1/A2 और B1/B2 के साथ ही क्या हो चुका, सोल्व हो चुका। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के रिलेटेड। इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन वही है कि कंपेयर कीजिएगा रेशो के साथ और बताइएगा कि क्या वो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं या इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास क्या रहेगा, कंपेयरिंग द रेशो, कंपेयरिंग द रेशो इससे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो यहाँ पर जो A1 का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा 9, और जो A2 का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा 18। उसके बाद B1 का जो वैल्यू है वो कितना है 3, B2 का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा 6, उसके बाद C1 का जो वैल्यू है वो 12 एंड C2 का जो वैल्यू है वो 24। कंपेयर कीजिएगा, A1/A2 क्या है आपका 19/18, और ये कितने पे इंटरसेक्ट हो गया 1/2। उसके बाद B1 में जो B2 है वो क्या रहेगा 3/6, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि ये भी आया आपका 1/2। और उसके बाद C1 में C2 जो है वो क्या रहेगा आपका 12/24, 12 1 12, 12 2 24, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आपका जो कंपेयर किया आपने, तो यहाँ पर क्या है A1 में A2 इक्वल है B1/B2 और इक्वल ही है C1 में C2। तो इसकी जो लाइन है वो क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कंडीशन में जब A1 में A2 और B1 में अगर B2 हो जाता है तो उसमें लाइनें क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। तो अब हम इसमें लिखते हैं क्या, सिंस A1 में A2 इक्वल B1 में B2 और इक्वल टू C1 में C2, hence the lines of the given equation are coincident and there are infinitely many, यानी कि क्या है, हमने रेशो से कंपेयर करके देखा है और जो रेशो है वो सभी इक्वल है, लाइन क्या करेगी कोइंसाइड करेंगी और इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको देने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी नियर बाई एग्जाम में क्या है आने के चांस, इसके 100% चांस है कि ये आए, क्योंकि बार बार पूछा भी गया है पहले एग्जाम में। तो देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है ये कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मान लीजिए अपने पास कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है। अभी इसमें क्या बोल रहा है ये, whose length is 4 मीटर more than its width। मान लीजिएगा हमने इसकी लेंथ को x मान लिया और ये ब्रेथ जो y हुआ। तो अभी इसकी कंडीशंस क्या हैं, let the width of the rectangular width of the garden ही लिख लीजिएगा, garden is। तो विड्थ हमने क्या अंज्यूम किया y, और यहाँ पर आपने लेंथ को क्या अंज्यूम कर लिया, लेंथ ऑफ द गार्डन इज x। अभी गार्डन के जो लेंथ है वो आपको क्या दी गई है x दी गई है, और इसकी जो विड्थ है वो क्या है y है। तो केस 1 में क्या है आपका केस 1, और यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि x माइनस अगर हम y करते हैं तो आंसर आपका कितना आएगा 4 आएगा, और ये आपकी इक्वेशन। क्यों,
क्योंकि इसने खुद बोला है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है केस 2 में, केस 2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हाफ द पेरीमीटर, देखिएगा यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए सेकंड के लिए, हाफ द पेरीमीटर यानी कि जो पेरीमीटर का हाफ है ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, ये कंडीशन हमने लगा चुके, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, यानी कि उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 36 है, लेकिन कंप्लीट पेरीमीटर नहीं, हाफ द पेरीमीटर। तो क्या लिखोगे आप, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36, बट ये कंप्लीट नहीं है, इसने बोला है कि अगर हम इसका हाफ करेंगे तो ये क्या आएगा 36 आएगा। तो हमने यहाँ से 2 से 2 को क्या कर दिया कैंसिल, और आपके पास क्या बचा, यानी कि l प्लस बी की जगह आपने क्या x और y माना है ना, तो यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हो, x और y हम यहाँ पर दोनों की जगह पुट कर सकते हैं, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और ये आपका क्या रहेगा इक्वेशन 2 रहेगा। अब आप इन दोनों को क्या है एलिमिनेशन मेथड से क्या कर दीजिएगा, सोल्व कर दीजिएगा, क्योंकि अब की बार क्या है ना ग्राफिकली मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है डिलीटेड सिलेबस में है, तो अब हम इसको किस मेथड से सोल्व करेंगे, बाकी मेथड वहां पर मेंशन भी किया जाएगा कि बाय एलिमिनेशन मेथड या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी रहेगा वहां पर एग्जाम में मेंशन रहेगा, ठीक है। और अगर नहीं मेंशन रहता है तो सबसे आपको जो भी इजीएस्ट लगे एलिमिनेशन मेथड में से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में से, तो आप उससे क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। तो चलिए इसको करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो बाय एलिमिनेटिंग मेथड, तो अभी ये भी देख लीजिएगा कि एलिमिनेटिंग मेथड में क्या होता है। इसमें ये आपको दो इक्वेशन दी जाती हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक 4 गिवन है, और दूसरा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। यहाँ पर देखिएगा हमें ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें से किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है, बट यहाँ तो क्या है कि पहले से ही क्या है दोनों इक्वल हैं, तो y से y यहाँ पर क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंट साइन है और दोनों इक्वल हैं, तो और यहाँ पर बचेगा आपका 2x, और इज इक्वल टू ये कितना हुआ 40 हुआ, और जब अब x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 40 अपॉन में 2, और ये कितना बचेगा 20 बचेगा। तो यानी कि आपने x की जो वैल्यू है वो कितना लिया था, x जो किसका मान लिया था लेंथ, तो ये आपकी जो 20 आई वो क्या आई लेंथ आई। उसके बाद में ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ लेंथ से 4 कम है ना, 4 सेंटीमीटर कम है, क्योंकि लेंथ है वो ज्यादा है, तो ब्रेथ कम हुई 4 सेंटीमीटर, तो जो y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आई 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16, और ये आपकी होगी ब्रेथ, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सॉल्यूशन। ओके, अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड दे रखा है, solve the following pair of the linear equation by the substitution method। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या रहता है, आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई है लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें से आप किसी एक इक्वेशन को, कोई भी एक इक्वेशन उठाओगे, चाहे वो 1 उठाइएगा चाहे वो 2 उठाइएगा, हाँ कंडीशन एक रहेगी कि अगर आप 1 से किसी वैल्यू को इक्वेट करते हो तो वो पुटअप यानी कि सब्स्टिट्यूट होगी इक्वेशन 2 में, और अगर आप इक्वेशन 2 से इक्वेट करते हो तो वो कहाँ पर पुटअप होगी इक्वेशन 1 में, यानी कि सोल्व होगा। तो देखिएगा सबसे पहले आपको दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन ऑब्टेन, या वी कैन राइट इक्वेशन 1, क्या ऑब्टेन कर सकते हो, इसमें आप x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 14, और यहाँ पर y प्लस का था तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये आपके पास आ गई इक्वेशन थर्ड। ओके, इक्वेशन आपने 1 लिया 2 लिया, और अभी इक्वेशन थर्ड क्या आ गया आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस। अब देखिएगा आपने इक्वेशन 1 से इक्वेट किया ना, अब आपको इसको किस में पुटअप करना है सेकंड में, तो हम क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2,
substituting the value of x in इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x की जगह तो इसने खुद बोला है कि 14 माइनस क्या रख दें, y, और माइनस में क्या है y इज इक्वल टू क्या बचा 4। अब क्या रहेगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और 14 इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये हुआ माइनस 2y इज इक्वल टू, और ये माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसल। इससे आगे आपका क्या रहेगा, अभी देखिएगा, ये आपके पास आया 2y इज इक्वल टू 10, और y इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या करोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चाहे वो आप 1 में रखिएगा या 2 में रखिएगा या 3 में रखिएगा, ये कोई मतलब कंडीशंस नहीं है कि अब हमने किसी एक इक्वेशन, तो देखिएगा अब क्या होगा, इक्वेशन 1 में हमने y का वैल्यू, इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5 इज इक्वल टू 14, और x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, क्योंकि ये साइड आकर माइनस का, और x इज इक्वल टू ये कितना हुआ 9, तो आपके पास क्या आया x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या आई 5 आई, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज से। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, दो आपको लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, ये इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे और ये इक्वेशन 2। अब क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 से हमने एक को इक्वेट करना ना, चाहे तो आप x को इक्वेट कीजिए या y को इक्वेट कीजिएगा, ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं कि आप x को ही करोगे या पहले y को ही करना है, तो आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 we कैन ऑब्टेन, तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर आप x इज इक्वल टू, अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो इक्वेशन से, तो x इज इक्वल टू 1.3, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, और ये जो 0.2 है और 0.3 है ये इस साइड आ जाएंगे, तो सबसे पहले जो 0.3 है वो माइनस में हो जाएगा और 0.3 y, और जो डिवाइड में बचा वो आपका क्या बचा 0.2, 0.2 डिवाइड में इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या साइन है। अब क्या करोगे, तो ये x की वैल्यू आई है वो क्या करोगे सब्स्टिट्यूट कर दोगे किसमें, इक्वेशन 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग दिस या वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है आपकी 0.4, और x की जगह आपने जो अभी अभी वैल्यू निकाली वो रखोगे 1.3 माइनस 0.3 y, और डिवाइड में 0.2, ब्रैकेट क्लोज, आगे क्या बचा प्लस, क्योंकि ये तो हमने किसकी जगह पुटअप किया है x की जगह पुटअप किया है 4x प्लस, और आगे हो जाएगा 0.5 y और इज इक्वल टू 2.3, यहाँ तक आपका क्या हो गया सोल्व हो गया। उसके बाद में अभी जो है 0.2 उसका आप क्या ले लीजिएगा एलसीएम ले लीजिएगा, अगर आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा या ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 0.2 से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और 0. क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। अब 0.2 का इन सभी के साथ क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इनका जो मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, सबसे पहले 0.2 और 1.3 के साथ किया तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यानी कि 2.6 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 2.6। आगे किस चीज का साइन है माइनस का, अब 0.2 और 0.3 की भी मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगी 0.6y, और प्लस आगे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी, सेम एज जो आपके पास आगे वैल्यू पड़ी है वो लिख दीजिएगा, और इज इक्वल टू क्या हो गया 2.3 हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कितना हुआ 0.6y और 0.5y, तो 0.6 और 0.5 ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ से सिर्फ आपका बचा माइनस 0.1y, क्योंकि यहाँ से माइनस में 6 माइनस 5 1 ही बचेगा, इज इक्वल टू 2.3, और ये जो प्लस का 2.6 है वो इस साइड आ जाएगा राइट साइड में,
तो माइनस का हो जाएगा 2.6। अभी क्या बचा 0.1 y इज इक्वल टू, और 2.3 में से 2.6 को अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.3, और वो भी किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसल, और वो y का जो वैल्यू हुआ वो कितना आया 0.3, और डिवाइड में 0.1। अब दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आएगा, y की वैल्यू 3 आएगी। देखिएगा अब y का वैल्यू आपको पता चल गया। अब y का वैल्यू पता चलने के बाद अब आप क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 0.2x प्लस 0.3, और y की जगह आप क्या लिखोगे 3, और इज इक्वल टू 1.3 आपका आगे आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपने क्या किया है, जो इक्वेशन 1 थी उसमें आपने y को वैल्यू को पुट अप किया है, या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। क्लियर। अब क्या करोगे, इसमें अब आप 0.2 सोल्व कीजिएगा, x प्लस, और ये हो जाएगा 0.9 इज इक्वल टू 1. ये हो जाएगा 0.2x और इज इक्वल टू 1.3 और माइनस 0.9। अब ये हो जाएगा 0.2x और इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा 0.4, और जो x की वैल्यू निकालोगे 0.4 डिवाइड बाई 0.2। यहाँ से अब आप इसको क्या करोगे, इंटरसेक्ट करोगे तो जो x की वैल्यू होगी कितनी आएगी 2 आएगी। तो यहाँ से आपका जो x का वैल्यू वो आया 2, और जो y का वैल्यू है वो कितना आया था आपका 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस कुछ नहीं करना आपको, इस पहली इक्वेशन से, और ये कंडीशन नहीं है कि आप पहली से इक्वेट कीजिएगा या सेकंड से, पहले आप ऐसा भी कर सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन ऑब्टेन, तो यहाँ से भी आप x या y को इक्वेट कर सकते हो, यहाँ से भी आप x या y को इक्वेट कर सकते हो, ये भी कोई कंडीशन नहीं है कि आप y को इक्वेट करोगे या x को इक्वेट करोगे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब की बार आपके पास है √2x प्लस √3y। देखिएगा थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2, और जो आपका वही है कंडीशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन ऑब्टेन। तो क्या ऑब्टेन कर सकते हैं हम, इसमें हम इक्वेशन 1 से जो है x को इक्वेट करेंगे, और x को इक्वेट करेंगे तो इज इक्वल टू, देखिएगा ये डायरेक्ट क्या बचेगा, -√3y ही बचेगा, क्योंकि इस साइड क्या है, जीरो है। तो अगर हम इसको प्लस और इस साइड माइनस में लेके जाएंगे तो जीरो में कुछ भी प्लस कीजिएगा, कुछ भी माइनस, आपका आंसर सेम एज वही रहना, और यहाँ पर √2 इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड। अब क्या लिखोगे, x की वैल्यू आपको पता चल गई, और ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, थर्ड होगी। अब लिखिएगा सब्स्टिट्यूट द substitute value of x in इक्वेशन 2, यानी कि अगर आपने 1 से इक्वेट किया था तो अब हम किस में रखेंगे इसको, वैल्यू 2 में रखेंगे। तो वैल्यू 2 का क्या है इक्वेशन, √3, और x की जगह पे आप -√3y अपॉन 2 क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, और लास्ट में जो बचा उसको सेम है छोड़ दीजिएगा, √8y इज इक्वल टू 0। अब क्या है, इन दोनों का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा, देखिएगा √3 और √3y का जो मल्टीप्लाई है वो क्या होता है, जब दोनों टर्म एक जैसी हो, रूट का साइन है तो रूट का साइन हटेगा, और -3 क्या आ जाएगा y, और डिवाइड में क्या रहेगा 2 रहेगा माइनस। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 टू जा 4 टू जा 8, यानी कि देखिएगा आप स्केयर करते हो तो उसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है, तो 2 को आप कंप्लीट बाहर निकाल लेते हो, एक कंप्लीट फिर अगर √2 छोड़ देते हो, तो ये एक्चुअली में क्या है, 2 टू जा 4 टू जा 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2, और आगे क्या लिख दोगे y, और इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम भी लोगे आप, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम,
एलसीएम इसमें आ जाएगा, देखिए इसमें क्या है, y आपका कॉमन ले सकते हो आप, और यहाँ पर क्या बचा -3/2 और -2√2 और इक्वल टू क्या है 0 है, क्योंकि y कॉमन लेने के बाद ये आपका क्या रहेगा अंदर का वैल्यू रहेगा। अब इससे आगे आप क्या करोगे, इससे आगे आप जो y है उसको यही रखोगे और इक्वल टू ये 0 है तो ये सारा y के मल्टीप्लाई में है तो 0 के क्या डिवाइड में आ जाएगा, और 0 के अगर कोई डिवाइड में है तो वो कंप्लीट क्या बन जाता है 0। तो ये आपका क्या रहेगा y का वैल्यू आ गया जो आपका है 0। क्या करोगे, पुटिंग द या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिएगा, फोर्थ में रख दीजिएगा, या जहां भी आप इसको रखोगे तो आपका आंसर देगी। तो क्या लिखेंगे, अगली बार हम इसको थर्ड में पुटअप करके देखते हैं, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रखोगे तो आप क्या है x इज इक्वल टू क्या है √3 -√3 और y की वैल्यू तो 0 है और डिवाइड में √2 और x की वैल्यू -3 का और रूट का 0 करोगे तो 0 और रूट क्या आ जाएगा 2 और इज इक्वल टू 0, यानी कि जो x की वैल्यू है वो भी 0 और y की वैल्यू वो भी 0, दोनों वैल्यू क्या रही आपकी सेम रही। ये आपका हो गया सॉल्यूशन जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 and one number is 3 times the other, find them। अब क्या है यहाँ पर कंडीशंस दी हुई हैं दो, तो सबसे पहले तो आपको नंबर ही नहीं पता कि वो नंबर क्या है, सिर्फ आपको एक कंडीशन पता है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है। तो सबसे पहले आप दो नंबर को कंज्यूम कर लीजिएगा, लेट फर्स्ट नंबर इज, तो जो आपका पहला नंबर है वो क्या होगा x, क्लियर, एंड अदर नंबर इज y, या सेकंड नंबर है वो क्या होगा आपका y, एक नंबर आपका x दूसरा क्या हो गया y। अब यहाँ आप क्या ले लीजिएगा, y मान लीजिए क्या है ग्रेटर देन x है, y की वैल्यू ग्रेटर देन x है। तो जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो क्या बोला गया इसमें कि जो डिफरेंस है दो नंबर का वो क्या रहेगा आपका 26, यानी कि y बड़ा है माइनस x इज इक्वल टू क्या ले लीजिएगा, और ये जरूरी नहीं कि आप x को भी ग्रेटर कहोगे तो x -26 हो जाएगा। तो फिर क्या बोला, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, यानी कि जो बड़े वाला नंबर है वो 3 टाइम है छोटे वाले का। तो यहाँ पर आपका क्या था केस 1 था और यहाँ पर आपका हो जाएगा केस 2। तो इसमें क्या दिया है कि जो y है वो इक्वल है किसका 3x का, y इज इक्वल टू 3x। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन 2। अब की बार अब आप क्या करोगे, जो वैल्यू है जो y का, क्योंकि अभी इसको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी y इज इक्वल टू 3x आया हुआ है, तो अब सिर्फ हम इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिएगा सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो। तो y का वैल्यू कितना 3x माइनस x इज इक्वल टू 26, ये बचा 2x इज इक्वल टू 26 और x की वैल्यू होगी 26 अपॉन में 2 और दोनों को कैंसिल आउट किया तो कितना आया 13। तो x की वैल्यू पता चल गई, और अब x की वैल्यू को आप किस में रखोगे, x की वैल्यू को आप रख दो इक्वेशन सेकंड में, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख दिया सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में रखोगे तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आई 13 और y इज इक्वल टू 3, 13 3 जा 39। आपके पास जो x की वैल्यू आई वो 13 और y की वैल्यू आई 39। देखिएगा इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 26 आएगा और एक नंबर दूसरे का क्या है 3 टाइम है। यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा स्टेटमेंट को समझना है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हो। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल
एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका जो सम है वो कितना हो, 180 डिग्री हो, वो दोनों क्या रहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल रहते हैं। ठीक है ना। तो हमने दो एंगल को मान लिया कि लेट द लार्जर एंगल इज एक्स एंड स्मॉलर एंगल इज वाई। आपके पास दो एंगल हो गए, एक एक्स आ गया और दूसरा क्या हो गया, वाई हो गया। अब सिर्फ आपको कुछ नहीं है, कंडीशन लगानी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वी नो दैट द सप्लीमेंट्री एंगल आर सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री हुज सम इज 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं 180 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल की बात की है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। और दूसरा क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 डिग्री है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। यानी कि इन दोनों को चाहिए कहिएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है। तो अभी क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड है भाई। तो इसमें आप फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 1 से मिलेगा x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, और यहाँ पर आपका ये इक्वेशन हुआ। अभी आप इसको क्या कर दोगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 180 माइनस वाई, और माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब यहाँ पर जो है 180 और माइनस हो जाएगा 2y और इज इक्वल टू बचा 18 डिग्री। इससे आगे क्या करोगे, इससे आगे अभी जो 180 है वो आपका राइट साइड में आ जाएगा। नाउ माइनस 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 180 डिग्री, माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, 10 माइनस 8 2, और 8 माइनस 1 7 माइनस 1 6, और ये 162। ओके, और किस चीज़ का, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल, और 2y इज इक्वल टू 162, और y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 81। तो एक एंगल का जो आपका वैल्यू आया वो कितना आ गया, 81 डिग्री। अब क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 रख दो, या इक्वेशन चलो थर्ड में रख देंगे ताकि अपने को कैलकुलेशन कम करना पड़े। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, और y की वैल्यू आ गया अपने पास 81। तो x का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 10 माइनस 1 9, और यहाँ पर 17 माइनस 8 यानी कि 999 डिग्री, और y कितना आ गया, 81 डिग्री। और यही अपना क्या आंसर या सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन इस प्रकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब की बार देखिए, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिएगा आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज रेट 105, and the for journey of 15 kilometer the charge paid is rate 155. What is are the fixed charge and the charge per kilometer? How much charge does a person have to pay the travel a distance of 25 kilometer? यानी कि एक टैक्सी चार्ज है सिटी में, एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज पर किलोमीटर है। अभी एक बंदा है जो 10 किलोमीटर जाने पर कितने रुपए पे करता है, 105 रुपए पे करता है, और एक ऐसा है जो 15 किलोमीटर जाने पर 155 रुपए
पे करता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फिक्स चार्ज क्या है। तो चलिए सोल्व करते हैं। लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज बी। तो फिक्स चार्ज को आपने क्या कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर आपने क्या मान लिया, वाई मान लिया। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलोगे आप, इसने खुद बोला है कि एक बंदा 10 किलोमीटर जाने पर कितना रुपए पे कर रहा है, तो फिक्स चार्ज है, उसके साथ तो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आनी, तो जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स ही रहेगा, प्लस चार्ज पर किलोमीटर वाई है, और किलोमीटर कितने गया 10 किलोमीटर गया, और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वाई से, क्योंकि देखिएगा पर किलोमीटर का चार्ज है वो वाई है। अगर 1 किलोमीटर जाता है तो वाई रुपए, 2 किलोमीटर जाता है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 किलोमीटर जाता है तो 3 से, लेकिन गया कितने हैं 10 किलोमीटर। तो इज इक्वल टू एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू, और कितना रुपए पे करता है 105। तो देखिए अपनी एक लीनियर इक्वेशन बन गई, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि अगर वही 15 किलोमीटर जाता है, अगर वही 15 किलोमीटर जाता है, तो आप उसको कैसे इक्वेशन में बनाओगे। तो फिक्स चार्ज तो सेम ही है, प्लस 15 किलोमीटर का, और y पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितना चार्ज लगेगा 155 टोटल चार्ज हो जाएगा, और ये इक्वेशन। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन क्या, x इज इक्वल टू 105 और माइनस 10y, और इक्वेशन आपके पास थर्ड। अब क्या करोगे, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे किस में, इक्वेशन 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखने के बाद आपके पास क्या होगी इक्वेशन, अभी देखिएगा 1 x की जो वैल्यू हो 105 माइनस 10y और प्लस 15y, और इज इक्वल टू 155। आपके पास ये इक्वेशन यहाँ पर आ गई। उसके बाद क्या करोगे, 105 यानी कि इस साइड आ जाएगा, और माइनस टेन और प्लस 15 कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5y, और इज इक्वल टू 155 और माइनस 105, 5y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या बचा, 5 माइनस 5 0, और यहाँ पर ये 50, और y की जो वैल्यू है वो कितनी आई आपकी 50/5 इज इक्वल टू 10। अब क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और इनटू y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 10। अभी सोल्व कीजिएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, और x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। आपका x का वैल्यू यानी कि चार्ज पर किलोमीटर, अब आप इसको लिखोगे जो आपने फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज कितना है आपका, फिक्स चार्ज 5 रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है आपका 10 रुपीज आपका चार्ज पर किलोमीटर। तो ये आपका क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। अच्छे से समझिएगा और चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। अब इसने क्या बोला है कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर हम उसके न्यूमरेटर में 2 ऐड करें, डिनोमिनेटर में 3, बोथ द न्यूमरेटर दोनों में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो वो 9/11 हो जाता है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम, फाइंड द फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन ही नहीं पता कि हम किस में ऐड करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही नहीं पता, तो हम वो फ्रैक्शन को एज्यूम करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या रहेगी अपनी, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। यहाँ पर x आपका न्यूमरेटर रहेगा और y यहाँ पर डिनोमिनेटर। अभी जो कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन लिखिएगा,
और ये बोल रहा है कि इफ वी एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दोनों में आप क्या ऐड कर दीजिएगा, 2 ऐड कर दीजिएगा और इसमें भी 2 ऐड कर दीजिएगा। और ये बोल रहा है कि जब हम इन दोनों में 2 ऐड करते हैं तो वो इक्वेशन जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है। तब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, 9/11 होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, एक दूसरे को क्रॉस से, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब आप जो लाइक टर्म है वो एक साइड लेके आइएगा और लाइक दूसरी जो अनलाइक टर्म है वो एक साइड। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 11x और यहाँ इस साइड 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। और ये आपका इक्वेशन क्या बना, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और इसको आप बोलोगे इक्वेशन 2। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन तो वही रहेगी। अब की बार बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले इसमें भी 3 और इसमें भी क्या ऐड कर दीजिएगा 3 और फ्रैक्शन बिकम, क्या बन रही है फ्रैक्शन 5/6। सेम मेथड इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15 और ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 और ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन आपका क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को अभी कैसे सोल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन बन गया और अब दोनों इक्वेशन बनने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेना है। तो 11x माइनस 9y, तो सबसे पहले आपके पास बनी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू क्या था, -4 था आपके पास, इक्वल -4। सेकेंड इक्वेशन क्या था, 6x माइनस 5y, अब की बार हुई आपके पास 6x माइनस 5y और इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। अब दोनों को क्या करोगे, सोल्व करोगे और इक्वेशन वी हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन क्या, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y और डिवाइड में 11। अभी आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 में पुटअप करोगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा आपके पास, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहाँ पर आपका आया 6 और x की जगह -4 प्लस 9y और डिवाइड में 11 और -5y इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए कैंसिल आउट तो नहीं होता, तो हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इनका जो एलसीएम है वो आएगा, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 प्लस 54y अपॉन 11 माइनस 5y और इज इक्वल टू माइनस। एलसीएम आप 11 ले लीजिएगा, सभी का ले लीजिएगा पूरी इक्वेशन का। अब इसमें क्या आ जाएगा, -24 प्लस 54y और ये हो जाएगा -55। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 11 से इसका मल्टीप्लाई हो चुका और इज इक्वल टू -33। अब ये हो जाएगा कितना, -y कहाँ से आया, 54 -55 में करेंगे तो -y इज इक्वल टू -33 और +24 और y माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आपका बचा -9 और माइनस से माइनस कैंसल, y की जो वैल्यू है वो आएगी 9। अब ये क्या करोगे, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिएगा। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 और y की जगह और डिवाइड में 11। x इज इक्वल टू -4 प्लस 81 और डिवाइड में 11, क्या बचा 77 अपॉन में 11, दोनों कैंसल और 7। अभी आपका जो x की वैल्यू है वो 7, तो y की वैल्यू कितनी आई 9, तो यानी कि जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी 7/9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या लिखा हुआ है,
5 ईयर एंड द एज ऑफ 5 ईयर यानी कि आगे द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। देखिएगा सबसे पहले तो हम इनकी क्या करेंगे, प्रेजेंट जो एज है उसको एज्यूम करेंगे। तो लेट जैकब प्रेजेंट एज, तो वो कितनी हो जाएगी x, और सन प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी y। जैकब की x और सन की y, और 5 ईयर आगे की बताई है। तो आज अगर इनकी x और y, तो आफ्टर 5 ईयर जैकब एज कितनी है, तो आज के 5 साल आगे, तो ये हो जाएगी x प्लस 5। और आफ्टर 5 ईयर तो उसके सन जो एज है वो कितनी हो जाएगी y प्लस 5। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। ये जैकोब है, ये सन है, लेकिन अगर सन की एज को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तब वो जैकोब के इक्वल हो जाएगा। तो करिएगा सोल्व इसको, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। अब क्या करोगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आपकी क्या हुई, इक्वेशन 1 आपके पास है इक्वेशन। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन दे रखी है उसमें क्या दे रखा है कि 7 आफ्टर 7 ईयर, तो आप सॉरी बिफोर 7 ईयर, बिफोर 7 ईयर जो जैकोब है वो कितना हो जाएगा x माइनस 7, यानी कि आज की जो एज है उसके 7 ईयर पीछे जाएगा। और बिफोर 7 ईयर जो सन है वो हो जाएगा y माइनस 7। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सन की जो एज है और फादर की जो एज है वो दोनों जब इक्वेट करते हैं तो जो फादर है वो कितना है, 7 टाइम है। तो अगर फादर बड़ा है तो हम सन की एज को क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके फादर की एज के इक्वल ले जाएंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। अब क्या करोगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये क्या हुई आपके पास, दो इक्वेशन हुई। अब दोनों को जब आप इक्वेशन को एक साथ रखोगे, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 टुगेदर, तो यहाँ पर नाउ x minus 3y is equal to 10 and x minus 7y is equal to minus 42। अब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, इक्वेशन 1 से हम क्या ले सकते हैं, यहां से हम जो यहां पर x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 प्लस 3y के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आपका बचा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, और ये इक्वेशन आपका, ये क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2, और अपने पास जो सेकंड है वो क्या है, x माइनस 7 वाई इज इक्वल टू माइनस 42, तो x का वैल्यू रख दीजिएगा 10 प्लस 3y माइनस 7, और y इज इक्वल टू माइनस 42। यहाँ से बचा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42, और इस साइड जाके माइनस 10 हो जाएगा। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 52, और माइनस से माइनस कट गया, और y की जो वैल्यू है वो 52 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन 1 या 2 या 3 में ही रख देंगे। तो यहाँ से क्या मिला, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 और y की वैल्यू 13 और x इज इक्वल टू 10 प्लस 39 इज इक्वल टू 49। तो x हमने किसको मानना था, जैकोब, ठीक है ना। x इज इक्वल टू क्या था, जैकोब मानना था और जैकोब की जो एज आई वो 49 और y इज इक्वल टू क्या था, सन, और सन का जो एज है वो 13 और ये दोनों की प्रेजेंट एज है, तो हमने इनको प्रेजेंट एज को फाइंड आउट कर लिया। तो ये थे आपके कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन और इसमें ये दो ही मेथड हैं अब की बार सिलेबस में। अब चलिएगा करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। क्या सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन को एज्यूम कर लीजिएगा, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर x में हम 1 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर और y माइनस 1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। ओके, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और ये अपनी हो जाएगी इक्वेशन 1। सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि इफ इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि x में कुछ ऐड नहीं करना, लेकिन अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं y प्लस 1 तो ये क्या बन जाती है, 1/2 हो जाती है और इसका अब क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और ये इक्वेशन क्या हुई, 2 हुई। अब क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड है, इक्वेशन 1 और 2 को बिल्कुल इजी मेथड है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 दोनों को एक साथ रखेंगे और माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर लिख दीजिएगा बाय एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड में सिर्फ आपको क्या देखना है, यहां आपको x या y को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। अब देखिएगा यहाँ y ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि दोनों क्या है, माइनस माइनस वाई वाई, लेकिन अब क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ऐसा करने से हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, देखिएगा कैसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और ये बचेगा आपका, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा y और माइनस हो जाएगा 1। अब ये दोनों एलिमिनेट हो गया और ये कितना बचा, -x और ये बचा -3, माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास है, 3 आ गई। अब क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तब इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, 2x माइनस वाई, ये आपके पास इक्वेशन 2 है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो x की वैल्यू आप इसमें पुटअप कर दीजिएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 और माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 6 और माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास है, 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 3 आई थी, y की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 5। तो जो फ्रैक्शन है वो आपका क्या बना, 3/5, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब की बार क्या बोल रहे हैं, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are the Nuri and Sonu? सबसे पहले तो हम इनकी प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लेंगे, लेट Nuri प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x और प्रेजेंट एज जो सोनू है उसकी कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि अगर हम दोनों को
आज से 5 साल पहले इक्वेट करें तो 5 ईयर बिफोर जो नूरी है वो कितनी हो जाएगी x माइनस 5, और इक्वेट कर रहे हैं हम सोनू जो हो जाएगा y माइनस 5। क्या दोनों इक्वल होंगे? नहीं, ये बोला है कि नूरी वाज थ्राइस, यानी कि नूरी 3 मल्टीप्लाई क्या है, बड़ी है किससे? सोनू की एज से। तो सोनू की एज को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, क्योंकि जब सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो क्या है, नूरी के बराबर होगा, क्योंकि नूरी क्या है, बड़ी है। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, ये दोनों हो गए। और अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और इक्वेशन हुई 1। अब सेकंड जो कंडीशन है उसमें क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि आज के 10 साल बाद यानी कि 10 ईयर लेटर, तो 10 ईयर लेटर x प्लस 10 यानी कि नूरी की एज x प्लस 10, और सोनू जो है वो x प्लस y प्लस 10 होगा। बट कंडीशन क्या है कि दोनों इक्वेट तो नहीं हो सकते आफ्टर 10 ईयर। ये क्या बोला है कि वो ट्वाइस होगी, तो यानी कि सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो नूरी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अभी ये इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी आपके पास, x माइनस 2y और इज इक्वल टू 10। अब आपको सिर्फ इसको एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है। आपके पास एक इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। देखिएगा x ऑलरेडी इक्वल है, तो हमने सिर्फ क्या लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो सिर्फ आपके साइन चेंज होंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। ये भी ऊपर माइनस का था 10, ये जो 10 है ना, ये भी आपका क्या है, माइनस का रहेगा। ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस वाई बचा, ये माइनस 20 आया, माइनस से माइनस, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब ये y की वैल्यू आई वो किस में पुटअप करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 या 3, जिसमें भी आप पुटअप करना चाहो 1 में ही कर दो। तो यहाँ पर क्या है आपके पास 1, x माइनस 3, y की वैल्यू 20 और इज इक्वल टू माइनस 10, और x इज इक्वल टू माइनस 60 इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 10, और ये हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस का 60, ट्रांसफर आ गया आपका 50। तो y की वैल्यू 20 और इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 50। क्लियर, 20 और 50 इन दोनों की एज होगी। तो एक y किसका एज था, सोनू का एज कितना आया, 20, और नूरी का कितना आया, 50। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर इज 9। देखिएगा 2 डिजिट का जो सम है इसने वो रखा है वो 9 है। तो डिजिट और किसी नंबर का होना दोनों अलग अलग चीज है। देखिएगा यहां पर मैंने 23 लिखा, 23 एक यानी कि क्या बना, नंबर बना, लेकिन इसमें डिजिट क्या है, 2 और 3। 2 का जो प्लेस वैल्यू है, 3 का जो प्लेस वैल्यू वो 3 है, और जो 2 का वो 10 इंटू 2 और प्लस 3 करके हम इसको नंबर को मनाते हैं, क्योंकि डिजिट जो है वो सेकंड डिजिट हो 10 से मल्टीप्लाई होकर फिर इसमें ऐड होकर क्या बनता है, ये नंबर बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट, तो यूनिट डिजिट्स को मान लेंगे, लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज x एंड टेंस डिजिट इज y। अगर हमने इसको x मानना और दूसरे को y मानना तो जो नंबर है वो क्या बनेगा, तो नंबर इज इक्वल टू, ये क्या है, यूनिट है, ये आपका टेंस है, तो टेंस जो होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस यूनिट डिजिट ऐड कर दीजिएगा, अपना क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, कि अगर मैं इस y डिजिट को और x डिजिट को ऐड करता हूं तो मेरा जो सम है वो कितना आता है, 9 आता है। तो x प्लस y इज इक्वल टू 9, और ये आपकी इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं,
कि 9 टाइम्स दिस नंबर, किस नंबर का 9 टाइम्स, जो अभी फिलहाल जो नंबर दिया हुआ है, अब की बार डिजिट की बात नहीं की, अब की बार इसने किसकी की है, नंबर की बात। यहाँ पर डिजिट की बात हो रही थी कि डिजिट है वो 2 डिजिट्स नंबर का जो सम है 9, तो हमने सिर्फ डिजिट को जोड़ा। बट अब की बार हमने क्या उठाना है, नंबर उठाना है कि जो नंबर गिवन है प्लस एक्स, उसका 9 टाइम अगर हम करें वो इक्वल होगा किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। डिजिट का जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर देंगे। जैसे 23 है तो इसको हम क्या बना देंगे 32, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। देखिएगा टेंस प्लेस पे x को ले आए और वंस प्लेस पे किसको ले गए, y को, और इसके किसके इक्वल है वो 2 के। तो चलिए करिए इसको, क्या करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ओके, और जब हम इसको इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या बनेगी, यहाँ पर 88y माइनस 11x और इज इक्वल टू क्या बचा, 0। क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या, हाँ 11 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा 8y माइनस x और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी हुई 2। तो आपके पास दो इक्वेशन होगी। अब दोनों इक्वेशन को क्या है, एक साथ रखेंगे और फिर क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके इसको अभी सोल्व करेंगे। तो चलिएगा, क्या इक्वेशन थी, सबसे पहली x प्लस वाई इज इक्वल टू, आपके पास इक्वेशन 19 थी, और दूसरी हमने क्या लिखी थी, अब इसको हमने लिख लिया माइनस एक्स और प्लस 8y और इज इक्वल टू क्या था ये 0। ये इक्वेशन आपकी 2 रही। यहाँ पर सिर्फ ऐड करने से काम चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने नहीं। ऐड 1 एंड 2, और 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये बचा 9y इज इक्वल टू 9, और जो y की वैल्यू हो कितनी आ गई आपके पास से 1 आ गई। अब y की वैल्यू क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 1 में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 थी, y की वैल्यू पुटअप करो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हुई 8। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। और x पता चल गया आपको, y तो x आपने सबसे पहले क्या मानना था, यूनिट डिजिट मानना था, तो यूनिट डिजिट आपका 8 हुआ, और टेंस प्लेस पे आपने क्या मानना था, y को मानना था, तो यानी कि आपका ये आ गया नंबर 8। तो आपके पास जो नंबर का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 80। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोल रहे हैं कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉल रुपीज, ये रुपीज है यहाँ पर, रुपीज 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रेट 50 and 100 notes only. मीना गो 25 notes in all. Find how many notes of the 50 rupees and, यानी कि एक लड़की है वो बैंक में जाती है और 2000 रुपीज लेके आती है। अब कैशियर से वो बोलती है कि 50 रुपए और 100 रुपीज के नोट दीजिएगा, और उसको कुल 25 नोट्स मिलते हैं। तब बताइएगा 50 रुपीज कितने थे और 100 रुपीज कितने थे। तो हम मान लेंगे लेट जो 50 रुपीज नोट हैं वो कितने हैं, x है, और 100 रुपीज जो नोट है वो कितने हैं, y है। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो x प्लस वाई जो है वो कितने नोट्स मिले थे इसको 25, क्योंकि जो इनकी संख्या है टोटल कितनी थी 25। और अगर दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो 50x और प्लस 100 अगर y करती इनकी वैल्यू की बात करें तो वो हमें कितनी मिली 22,000। यहाँ से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा, x प्लस 2y और इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा 5 4 20 और 0, यानी कि यहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 50 से इन दोनों को, ठीक है ना। तो आपके पास दो इक्वेशन हुई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और यहाँ पर बचा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसे क्या बदल जाएंगे साइन, x से x कैंसल, ये बचा माइनस y और ये बचा माइनस 15। क्लियर, माइनस से माइनस कट गया और y की वैल्यू कितनी आ गई पास 15। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुटअप करोगे, इक्वेशन 1 में पुटअप किया तो x प्लस वाई का वैल्यू 15 इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 और x इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, ये हुआ 10। क्लियर, 5 माइनस 0 2 और 10। x यानी कि जो 50 रुपए के नोट थे वो 10 थे और 100 रुपीज के नोट थे वो कितने थे
15 थे और आपका ये आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, ए lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for the each day after। यानी कि यहाँ पर 3 डेज का फिक्स चार्ज है, तो लिखिएगा लेट फिक्स चार्ज, लेट 3 डेज फिक्स चार्ज कितना है भाई, x, और उसके बाद में जो चार्ज पर डे है वो कितना है, चार्ज पर डे वो है y। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक बंदा है वो 7 दिन के लिए कोई बुक लेता है फॉर 3 डेज, फर्स्ट एडिशनल सरिता पेड रेट 27 फॉर बुक कैपिटल 7 डेज। देखिएगा 7 डेज ये बुक रख रही है, इसमें से 3 दिन तो फिक्स ही है ना चार्ज, तो उसको कितने दिन का चार्ज पे करना पड़ेगा, 4 दिन का, 3 दिन का तो फिक्स है, तो ये बनेगा x प्लस 4y, यानी कि 4 दिन का उसको चार्ज पे करना पड़ा और इक्वल टू कितना चार्ज, 27। ये आपके इक्वेशन 1 हुई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, फिक्स चार्ज तो x है, प्लस जो लड़की दूसरी है वो कितने दिन बुक रख रही है, 5 डेज, तो 3 डेज उसका फिक्स हुआ और 2 डेज के लिए उसको चार्ज पे करना पड़ेगा, और कितना चार्ज, 21। ये आपकी इक्वेशन क्या हुई, सेकंड। अब क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर दीजिएगा। तो देखिएगा इसमें आपका इक्वेशन 1 है वो क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहां से आप सब्ट्रैक्टिंग मेथड से इसको क्या कर सकते हो, सोल्व, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। क्या बचा, ये दोनों कैंसल, और इसमें से 4y में से माइनस 2y अगर गया तो अब इसमें से माइनस किया तो ये क्या बचा, 2y बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 6, और y इज इक्वल टू क्या है आपका 3। y की वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वेशन 1 में, तो x प्लस 4y की वैल्यू 3 और 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15, यानी कि जो आपका 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपीज आया और चार्ज पर डे वो कितना दे रही है, 3 रुपए, और ये आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। तो चलिए ये आपके थे चैप्टर 3 से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो 3 या 5 मार्क्स में आने के 100% चांस हैं, क्योंकि इनकी प्रियोरिटी या वेटेज क्या रहता है, क्वेश्चनों का ज्यादा रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको ज्यादा वेटेज के हैं तो वो सबसे पहले आप इनको सोल्व कीजिएगा, समझिएगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।